आज की वीडियो के अंदर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं यहाँ पर एमएस। उसके पहले की वीडियो के अंदर अपन ने जीबीएस पढ़ा था। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन विच द मायलिन शीट ऑफ द नर्व सेल्स आर डैमेज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से नर्व सेल्स जो अपन को देखने को मिलती है, उसके अराउंड में एक माइलिन शीट होती है। जो माइलिन शीट होती है वो डैमेज हो जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, और ये एक तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर अपन ने इस वाले डायग्राम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाया है, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, ताकि अपन को डायग्राम से अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद यहाँ पर बनाया हुआ है नर्व्स। ये है नॉर्मल नर्व और ये है जिसके अंदर जो माइलिन शीट है वो डैमेज हो गई है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो माइलिन शीट है वो डैमेज हो गई है, जिस कारण से जो ये है यहाँ पर जो नर्व वो एक्सपोज्ड हो गई है। तो ये माइलिन शीट है, डैमेज हो गई है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हुआ है। इसके पहले की वीडियो में अपन ने जीबीएस पढ़ा था। जो जीबीएस होता है ना, उसके अंदर भी माइलिन शीट जो है वो डैमेज हो जाती है। उसके अंदर भी अपन ने यही डायग्राम बनाया था, लेकिन इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और जीबीएस के अंदर, कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और जो जीबीएस होता है ना, वो होता है पीएनएस के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है वो तो हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और जो जीबीएस होता है ना वो होता है पीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, जिसके अंदर जो नर्व्स होते हैं ना उसकी डैमेज हो जाएगी, मतलब माइलिन शीट जो है वो डैमेज हो जाएगी, और पीएनएस के अंदर जो भी नर्व्स होते हैं ना उसकी माइलिन शीट डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया जीबीएस के अंदर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ताकि अपन के अंदर ये कंफ्यूजन ना हो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो सीएनएस के अंदर हो रहा है या फिर वो पीएनएस के अंदर हो रहा है। इसलिए अपन को ये याद होना चाहिए, क्योंकि जीबीएस भी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉडी mistakenly attack the protective material around the neurons axons of the brain और spinal cord। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स देखने को मिलते हैं। तो न्यूरॉन्स के अराउंड में एक प्रोटेक्टिव मटेरियल अपन को देखने को मिलता है, जिसको अपन यहाँ पर कह रहे हैं माइलिन शीट। जो माइलिन शीट होती है ना वो डैमेज जाती है। तो इसके डिजीज़ के अंदर ये होता है, जो अपनी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ना, जो ऑटो इम्यून डिजीज, इसको अपन ऑटो इम्यून डिजीज भी बोल सकते हैं। जो अपनी बॉडी जो है वो अपनी ही बॉडी के जो नर्व्स होते हैं ना उसके अराउंड में जो माइलिन शीट होती है ना उसको डैमेज करने लग जाती है। तो ये अपन कोजेज़ में देखेंगे कि इसके कोज क्या हैं। तो कोज के अंदर अपन यही पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर है, डैमेज द माइलिन रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैसेज ट्रांसफर इन द डायरेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो माइलिन शीट के डैमेज होने के कारण ये होता है, जब माइलिन शीट जो है वो डैमेज हो जाएगी, तो जो मैसेज जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो ठीक से मैसेज ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो माइलिन शीट है वो डैमेज हो गई है। तो ये होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो उसके बाद अपन देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और इसके टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स के अंदर लिखा हुआ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सिम्टम्स इन पीपल्स आर वेरिएबल, द टू पीपल डू नॉट हैव द सेम सिम्टम्स एंड द सिम्टम्स ऑफ ईच पर्सन कैन चेंज ओवर टाइम एंड फ्लक्चुएट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो हर एक पर्सन के अंदर अलग होते हैं। पीपल्स आर वेरिएबल सिम्टम्स। उसके बाद यहाँ पर ये बताया है कि अगर मान लो दो व्यक्ति है, दोनों के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, तो दोनों के अंदर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो साइनस सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे वो दोनों के अंदर अलग अलग देखने को मिलेंगे, और ये हर एक व्यक्ति के अंदर चेंज होते रहते हैं समय के साथ और फ्लक्चुएट होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस वेरी वाइडली बिटवीन पेशेंट एंड डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड सिवियरिटी ऑफ नर्व फाइबर्स डैमेज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो किस पार्ट पर या फिर किस लोकेशन पे डैमेज हुआ है और कितनी सिवियरिटी का डैमेज हुआ है, इस बात पे डिपेंड करते हैं साइन एंड सिम्टम्स।
उसके बाद यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताए हुए हैं अपन को। सम ऑफ मोर कॉमन सिम्टम्स आर फटीक, पेशेंट जल्दी फटीक हो जाएगा। वॉकिंग डिफिकल्टीज पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद डमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होंगी। स्पास्टिसिटी पेशेंट के अंदर आ जाएगी। वीकनेस पेशेंट को होगी, मतलब जो मसल्स है ना वो वीक हो जाएगी। विजन प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर होगा। डिजीनेस वर्टाइगो पेशेंट के अंदर हो सकता है। उसके बाद ब्लैडर प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और बाउल प्रॉब्लम्स पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद पेन और रीचिंग पेशेंट को होगा। कॉग्निटिव और इमोशनल चेंजेस भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि डिजीज हो गई जिस कारण से इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को। स्पीच प्रॉब्लम होगी। स्लोइंग प्रॉब्लम होगी। ट्रेमर, सीजर्स पेशेंट को आ सकते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स अपन को देखने को मिलेगी। हियरिंग लॉस होगा। इसके साइड में अपन एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, जिससे अपन को साइन एंड सिम्टम्स जो है जल्दी याद हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यहाँ पे ब्रेन, सॉरी मतलब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर डैमेज हो रहा है, मतलब जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। तो अपन को यहाँ पे सेंट्रल के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। फटीग, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब। उसके बाद विजुअल प्रॉब्लम पेशेंट को होगी। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स पेशेंट को होगी, जैसे कि वीकनेस, स्पास पेशेंट के अंदर जाएगा। सेंसेशन प्रॉब्लम्स होगी। पेन, पेरास्थेसिया, बाउल प्रॉब्लम्स होगी। इनकॉन्टिनेंस होगा। डायरिया हो जाएगा। यूरिनरी प्रॉब्लम्स पेशेंट के अंदर होगी। इनकॉन्टिनेंस हो सकता है पेशेंट के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के टाइप्स अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम, सेकंड होता है रिलैप्सिंग लिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थर्ड होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस और फोर्थ होता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट देखते हैं, तो क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम को अपन CIS भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज एन 24 आवर एपिसोड विथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सिमिलर टू MS। तो इसके भी MS की तरह न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जो कि 24 आवर्स की एपिसोड में होते हैं। इट इज़ कोज्ड बाय स्लोवन और डैमेज माइलिन। ये माइलिन, जो माइलिन सीट होती है ना, तो माइलिन के स्लोवन और डैमेज होने के कारण होता है MIS। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, पीपल हु हैव MIS शुड गेट MRI ऑन देयर ब्रेन। अगर मतलब जिन्हें MIS होता है ना, मतलब क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम होता है, उन्हें MRI करवाना चाहिए ब्रेन का, जिससे अपन अच्छे से डायग्नोसिस कर पाए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ लीजन आर फाउंड द रिस्क ऑफ हैविंग MS इज इंक्रीज्ड। अगर अपन ने MRI कराया और MRI कराने के अंदर अपन को रिपोर्ट में ये देखने को मिला कि अपन को उसके अंदर लीजन देखने को मिलते हैं अगर ब्रेन के अंदर, तो MS होने का रिस्क जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो अपन को जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, सम पीपुल्स may नॉट हैव फ्यूचर एपिसोड और डेवलप MS। तो कुछ लोगों में फ्यूचर में MS का जो एपिसोड होता है वो देखने को नहीं मिलता और वो आगे जाके डेवलप भी नहीं होता। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है रिलैप्सिंग लिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि इसका सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप में है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ MS। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अपन को देखने को मिलता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, सबसे कॉमन फॉर्म है पीपल हु हैव RRMS, जिसको अपन ने कहा है यहाँ पर रिलैप्सिंग लिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस को अपन ने शॉर्ट में कहा है RRMS। तो पीपल हु हैव RRMS हैव रिलैप्स और फ्लेयर्स अप वेयर न्यू सिम्टम्स अकर्स और ओल्ड सिम्टम्स बिकम वर्स। तो जिन लोगों में RRMS होता है उनमें रिलैप्स और फ्लेयर्स अप होता है, जहाँ जो न्यू सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं और जो पुराने सिम्टम्स होते हैं ना वो यहाँ पर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद देन देयर इज़ अ पीरियड ऑफ रिकवरी और रिमिशन वेयर सिम्टम्स गेट बेटर और गो अवे फॉर सम टाइम। तो फिर इसके बाद क्या होता है ना, फिर इसके बाद रिकवरी का पीरियड आता है और रिमिशन होता है और सिम्टम्स सही हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं। तो इस डिजीज़ के अंदर अपन को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो चले भी जाएंगे। तो इस तरह से अपन को देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम ही है रिलैप्सिंग लिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर जो डिजीज़ है ना, डिजीज़ जो होती है लंबे समय तक नहीं रहती है, इसके अंदर रिकवरी पीरियड आता है और वो ठीक हो जाता है और जो डिजीज़ है ना वो चली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका थर्ड टाइप आता है, इसका नाम है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PPMS। तो इसके अंदर है, इन दिस फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस द डिजीज गेट स्टेडली वर्स विथ फ्यू और नो रिलैप्स रिमिशन और न्यू ब्रेन लीजन।
तो इस डिजीज़ के अंदर मतलब इस वाली डिजीज़ फॉर्म के अंदर इस डिजीज़ में मतलब इस टाइप में डिजीज़ लगातार ख़राब होती जाती है, मतलब सही नहीं होगी, वो चलती रहेगी, वो और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी और फ्यू या कोई रिलैप्स रिमिशन और न्यू ब्रेन लीजन्स नहीं होते हैं इस डिजीज़ के अंदर। उसके बाद फोर्थ आती है फोर्थ टाइप इसका, इन दिस फॉर्म ऑनगोइंग रिलैप्सेस और रिमिशन में cause an increase in level of disability and new brain lesions over time। तो इस डिजीज़ के अंदर ये है, इसमें चले गए रिलैप्स और रिमिशन से डिसेबिलिटी का लेवल इंक्रीज होता है। तो मतलब इस डिजीज़ के अंदर अपन को डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी और समय के साथ न्यू ब्रेन लीजन हो सकते हैं, मतलब न्यू ब्रेन लीजन्स भी अपन को देखने को मिलेंगे और डिसेबिलिटी भी देखने को मिलेगी इसके फोर्थ वाले टाइप के अंदर, जिसका नाम है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद आते हैं इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर। तो कॉजेज में है द कॉज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अननोन। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो मेन कॉज है वो तो अपन को पता नहीं है, लेकिन it's considered an immune mediated disorder in which the body immune system attacks its one on tissues. In this case, the multiple sclerosis immune system malfunction destroys the fatty substance that coated and protects नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इस डिजीज़ के अंदर ये होता है, इसका जो मेन कॉज तो अपन को पता नहीं है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये होता है, इसको अपन इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ मानते हैं, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ मानते हैं। इसके अंदर जो अपनी बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है ना, वो अपनी बॉडी के जो नर्व्स होते हैं ना उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और जो नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीट होती है ना उसको डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है ना, जो मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं ना उसके अंदर प्रॉब्लम आती है और जो फैटी सब्सटेंस होता है ना माइलिन शीट के अराउंड के अंदर वो डैमेज हो जाता है, मतलब माइलिन जो शीट होती है ना वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, दिस फैक्टर्स में इंक्रीज योर रिस्क फॉर डेवलपिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो यहाँ पे कुछ रिस्क लिखे हुए हैं जिसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस अपन को देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले आता है यहाँ पर एज। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन अकर्स एट एनी एज बट ऑनसेट यूजुअली अकर्स अराउंड 20 and 40 years of age। हाउएवर यंगर एंड ओल्डर पीपल्स कैन बी अफेक्टेड। तो एज के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना वो वैसे तो किसी भी एज के अंदर हो सकता है, लेकिन वो यूजुअली अपन को 20 and 40 ईयर्स के एज के अंदर देखने को मिलता है और इसके अंदर ओल्ड पीपल्स और यंग पीपल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है सेक्स। वुमेन्स आर मोर देन 2 to 3 टाइम एज likely as men are to have relapsing remitting multiple sclerosis। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो वीमेंस ना उसके अंदर ज़्यादा अपन को ये केसेस देखने को मिलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, मतलब मेंस के अंदर कम होता है और वीमेंस के अंदर ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में ये है कि इफ़ वन ऑफ योर पेरेंट और सिबलिंग हैज़ हैड मल्टीपल स्क्लेरोसिस यू आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। अगर मान लो अपन के किसी भी पेरेंट्स के अंदर डिजीज़ है, अगर आपकी मम्मी के अंदर है या पापा के अंदर है, मदर फादर में से किसी को भी एक को भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर आपके किसी सिबलिंग को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो हायर चांसेस है कि आपको भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर भी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना वो डेवलप हो सकता है। उसके बाद है सर्टेन इन्फेक्शन के कारण भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, जैसे कि एप्स्टीन बेयर वायरस, इन सब के कारण। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की अगर अपनी बॉडी के अंदर जो लेवल है ना वो लो होता है विटामिन डी का, तो उस कारण से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। हैविंग लो लेवल ऑफ विटामिन डी एंड लो एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज एसोसिएटेड विद द ग्रेटर रिस्क ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर अपन सनलाइट का एक्सपोजर भी कम ले रहे हैं और अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उस कारण से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है स्मोकिंग अगर जो पर्सन ज़्यादा करता है उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है इसके डायग्नोसिस की। तो अपन ने यहाँ पर सबसे पहले देख लिया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स अपन ने पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पर आता है इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस अपन इसका किस तरह से करवाएंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं। अपन ने देखा था, अपन ने जो फर्स्ट टैप पढ़ा था उसके अंदर अपन ने एमआरआई कराया था। उसके बाद लंबर पंचर करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए।
फिर अब उसके बाद यहाँ पर आता है एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के एम क्या है, तो यहाँ पर इसके 4 एम लिखे हुए हैं। टू री एजुकेट एंड मेंटेन ऑल अवेलेबल वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल को मेंटेन करके रखना है और उसको री एजुकेट करना है। री एजुकेट एंड मेंटेन पोस्टल मैकेनिज्म। पोस्टल को मेंटेन करके रखना है और उसको री एजुकेट करना है। प्रिवेंट अबनॉर्मल मूवमेंट्स। बॉडी के अंदर जो भी अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, उसको प्रिवेंट करके रखना है। स्टिमुलेट ऑल सेंसरी एंड परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, इनको स्टिमुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आता है सबसे लास्ट में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के अंदर अपन यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आता है स्ट्रेचिंग। मसल्स के अपन स्ट्रेचिंग कराएंगे। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है ना, जो मसल्स होती है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इन्हेंस होती है और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके अंदर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में पेशेंट को हेल्प मिलती है और ये इंजरी को भी प्रिवेंट करके रखता है स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो पेशेंट को स्ट्रेचिंग करवानी होती है। दिन में लगभग 10 मिनट तो अपन को एक्सपेंड करने चाहिए स्ट्रेचिंग के ऊपर। और स्ट्रेचिंग और बिफोर स्ट्रेचिंग वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी चाहिए पेशेंट को 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि जो इंजरी है उसको अपन प्रिवेंट कर सकें। स्ट्रेच जेंटल स्ट्रेच करना चाहिए अपन को 30 to 60 सेकेंड्स ईच स्ट्रेच। मतलब एक जब भी अपन स्ट्रेचिंग करेंगे तो एक स्ट्रेच के अंदर अपन को 32 सेकेंड उसको स्ट्रेच करके रखना है। उसके बाद है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेच द मेजर मसल ग्रुप इन द बॉडी। और मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स होती है ना बॉडी की, उनकी तो अपन को स्ट्रेचिंग जरूर करवानी चाहिए। और यहाँ पर अपन ने फिर स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं कि इसको स्ट्रेचिंग करवाने से क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो मसल टेंशन है उसका रिडक्शन होगा, मसल टेंशन का। मसल स्ट्रेन है उसके अंदर प्रिवेंशन अपन को देखने को मिलेगा। आरओएम जो एक्सरसाइजेज करवाने से आरओएम जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब स्ट्रेचिंग करवाने से आरओएम जो है वो इंक्रीज होगा, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी। और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी अपन बाद में कराएंगे जिससे भी रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद डेवलप ऑफ बॉडी अवेयरनेस जो है वो डेवलप होगा पेशेंट के अंदर। सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होगा, प्रमोट होगा। जो पेन है पेशेंट का वो डिक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेचिंग बताइए, हैमस्ट्रिंग एंड काफ की स्ट्रेचिंग। तो इस तरह से अपन स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग और काफ मसल की। जो पेशेंट है ना वो सिटिंग पोजीशन में रहेगा, उसके लेग्स बिल्कुल सीधे रहेंगे और यहाँ से वो इस डायरेक्शन के अंदर, ये हैंड है पेशेंट के और यहाँ पर उसके फुट है, तो वो इस डायरेक्शन की तरफ अपने फुट को खींचेगा और 20 to 30 सेकेंड इसी पोजीशन के अंदर रखेगा। उसके बाद एक और स्ट्रेच आता है, इसको अपन कहते हैं डोरवे पेक्टोरल स्ट्रेच। यहाँ पे पेक्टोरल मसल जो होते हैं ना उसको स्ट्रेच करते हैं। मान लो ये एक डोर है, डोर के दोनों साइड है, वहाँ पर जो पेशेंट है ना वो अपने हैंड को इस तरह से पोजीशन में रखेगा और वो आगे की तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, जिस कारण से उसकी जो पेक्टोरल स्ट्रेच होगी पेशेंट की। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज यहाँ पर आती है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस अपन कराएंगे एंकल की जो भी मूवमेंट्स था ना वो अपन यहाँ पर परफॉर्म कराएंगे। डोर्सिफ्लेक्शन पेशेंट का करवाएंगे जिसके अंदर हील्स ग्राउंड में रहेगी, ऊपर वाला जो पार्ट है ये हवा में रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। प्लांटर फ्लेक्शन करवाएंगे, जो आगे जो फिंगर्स वगैरह होते हैं ना वो नीचे रहेगी, जो हील है वो ऊपर की तरफ रहेगी। इन्वर्जन और इवर्जन करवाएंगे। इन्वर्जन के अंदर जो थंब है ना वो अंदर की तरफ मूव करेगा और इन्वर्जन के अंदर जो ये है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। एंकल रोटेशन करवाएंगे, जो एंकल है उसको पूरा गोल गोल घुमाएंगे। तो इस तरह से अपन एंकल की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं। पेशेंट को लगभग ही 10 to 20 टाइम में परफॉर्म करनी है। उसके बाद हिप की एक्सरसाइज अपन पेशेंट को करवाएंगे। हिप की एक्सरसाइजेस के अंदर अपन हिप अबडक्शन करवाएंगे और अडक्शन करवाएंगे। इस पोजीशन में मतलब इस एक्सरसाइज में ये होगा, जो पेशेंट है ना वो बेड के ऊपर रहेगा, काउच के ऊपर रहेगा सुपाइन पोजीशन के अंदर, और वो अपने पैर को काउच के बाहर की तरफ लेके जाएगा और अंदर की तरफ लेके आएगा। तो इसको अपन कहते हैं हिप का अबडक्शन और अडक्शन। पेशेंट को ये परफॉर्म करना है 10 to 15 टाइम्स। उसके बाद हिप फ्लेक्शन एक्सरसाइज अपन करवाएंगे। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहेगा, सुपाइन पोजीशन में रहेगा बेड के ऊपर, और पेशेंट जो है वो अपने एक पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, यहाँ पर होल्ड करेगा 10 सेकेंड, वापस नीचे की तरफ लेके आएगा और इसके रिपीटेशन अपन को करवाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे शोल्डर एंड एल्बो की एक्सरसाइजेज। शोल्डर और एल्बो की एक्सरसाइज करवाने के लिए पेशेंट को अपन सिटिंग पोजीशन में लेंगे। जो पेशेंट है ना उसके जो हाथ है उसको अपन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर वापस तो नीचे लेके आएगा, ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा। इस तरह से अपन उसकी शोल्डर की एक्सरसाइजेस करवाएंगे।
उसके बाद एक और एक्सरसाइज इसके अंदर पेशेंट जो है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएगा, फिर आगे लाएगा, पीछे ले जाएगा, आगे लाएगा। तो इस तरह से इनके रिपीटिशन करवाने अपन को 10 to 15 टाइम या 20 टाइम्स अपन करवा सकते हैं। शोल्डर मूवमेंट्स अप एंड डाउन, ये अप है और ये डाउन है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज यहाँ पर होती है, जो पेशेंट है ना वो सिटिंग पोजीशन में रहेगा, वो अपने हाथ को बाहर की तरफ लेके जाएगा, अंदर की तरफ लेके आएगा, राइट टू साइड। उसके बाद जो अपने हैंड को ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा, ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा, इस तरह से वो मूवमेंट करेगा। और अपने रीच एक्रोस एक्सरसाइज करेगा, उसके अंदर जो हैंड है वो इस तरह से रहेगा, अपने दूसरे शोल्डर की तरफ अपने हैंड को लेके जाएगा। उसके बाद एल्बो का एक्सरसाइज है, एल्बो बेंड। एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पेशेंट को करना है। जो एल्बो है उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, अपने शोल्डर की तरफ, वापस स्ट्रेट करेगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, फिर से उसको स्ट्रेट करेगा। इस तरह की एक्सरसाइज अपन करा सकते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आर्म और रिस्ट के एक्सरसाइजेज। इसके अंदर पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में रहेगा, अपने जो फोर आर्म है उसको सपोर्ट करेगा बेंच पे, ठीक है, या फिर टेबल पे अपन उसके हाथ को वो रख सकता है। उसकी एक्सरसाइज है यहाँ पर पॉइंट अप एंड पॉइंट डाउन। जो अपना रिस्ट है उसको ऊपर की तरफ करेगा, और इस वाले के अंदर जो अपना रिस्ट है उसको नीचे की तरफ करेगा। और यहाँ पे इसकी रोटेशन एक्सरसाइज भी है रिस्ट की, मतलब पूरे रिस्ट को वो गोल घुमाएगा, इसके अंदर रिस्ट को ऊपर करेगा, इसके अंदर रिस्ट को नीचे करेगा। तो इस तरह से रिस्ट की एक्सरसाइज है, रिस्ट बैंड एक्सरसाइज है, और ये वाली जो है वो रोटेशन एक्सरसाइज है। इसके अंदर पेशेंट को रिपीटिशन अपन को करवाना है 10 to 15 टाइम या फिर 20 टाइम्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है फोर आर्म की एक्सरसाइज। फोर आर्म की एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को अपन सिटिंग पोजीशन में लेंगे, उसके जो फोर आर्म है ना उसको सपोर्ट करेंगे बेंच से, और उसके बाद उसके फोर आर्म की एक्सरसाइजेस करवाएंगे, पाम फेस अप और पाम फेस डाउन। मतलब पाम फेस अप के अंदर जो पाम है वो इस तरह से रहेगा, और पाम फेस डाउन के अंदर जो हैंड है वो इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से अपन को एक्सरसाइजेस करवानी है हैंड की, फोर आर्म की। उसके बाद है हैंड और रिस्ट एक्सरसाइज, सॉरी हैंड और फिंगर एक्सरसाइज। तो अपन यहाँ इसके अंदर हैंड की एक्सरसाइज करवाएंगे और फिंगर की एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अपन पेशेंट को कहेंगे अपन पूरी हाथ को बंद करो, हाथ को ओपन करो, हाथ को बंद करो, हाथ को ओपन करो। इसको होल्ड करके रखना है, फिर इसको पूरा रिलैक्स करना है, फिर इसको होल्ड करके रखना है थोड़ी देर, फिर इसको रिलैक्स करना है। इस तरह से अपन इसकी रिपीटेशन करवाएंगे। इसके बाद ओपन हैंड एक्सरसाइज अपन करवाएंगे, स्ट्रेच अपार्ट। इस तरह से पूरा इसको स्ट्रेच करेंगे, फिर पास लेके आएंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर पास लेके आएंगे। इस तरह से अपन एक्सरसाइज करवाएंगे। उसके बाद इस तरह से अपन को पूरी पास लेके आने ऐसे। उसके बाद थंब टू पाम स्ट्रेच अपन करवाएंगे। इस तरह से थंब को पूरा लेके जाएंगे और इस तरह से अपन को एक्सरसाइज करवाना है। इसके बाद है फिंगर टू थंब एक्सरसाइजेस। तो इसके अंदर जो थंब है वो इस पूरी फिंगर्स को टच करेगा। इस तरह से अपन एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट को, और इन सबके रिपीटिशन अपन करवाते रहेंगे। उसके बाद है यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जो कि थर्ड एक्सरसाइज है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अपन करवाएंगे। ये मान लो अपने पास एक छोटा सा पिलो है जिसको अपन ने नी के अंदर रख लिया, नी के नीचे रख लिया, और इस यहाँ पर अपन ने हील के नीचे रख लिया। फिर पेशेंट को अपन कहेंगे कि आपको इसको प्रेस करना है और होल्ड करना है। इस वाले एक्सरसाइज के अंदर अपन पेशेंट को कहेंगे आपको इसको रिलैक्स करना है और इसको होल्ड करना है और इसको नीचे प्रेस करना है। यहाँ से जो पेशेंट है ना वो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर वो उसको होल्ड कर लेगा इस पोजीशन को। यहाँ पर भी वो हील से नीचे की तरफ प्रेस करेगा इस पिलो को और यहाँ पर होल्ड करेगा। तो इस तरह से अपन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पेशेंट को करवा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है हील स्लाइड एक्सरसाइज, जो कि फोर्थ एक्सरसाइज है अपनी। इस पोजीशन के इस एक्सरसाइज में क्या होगा, जो पेशेंट है ना वो काउच के ऊपर रहेगा, उसका जो एक लेग है उस बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और दूसरे वाले लेग को वो इस तरह से करेगा। फिर से मतलब जो है नी को बेंड करेगा और भी ज़्यादा, और हील को अपने हिप की तरफ लेके आएगा, वापस उसको सीधा करेगा, फिर लेके आएगा, फिर सीधा करेगा, एक बार इधर लाएगा और एक बार इस तरह लेके जाएगा, और इस तरह से इसके अपन को रिपीटेशन करवाना है। उसके बाद है नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेस। नी टू चेस्ट एक्सरसाइज में जो पेशेंट है ना वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा, वो हैंड से अपनी नीज को पकड़ेगा और अपनी तरफ उसको स्ट्रेच करेगा और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल सीधा करेगा, वापस ऊपर लेके आएगा और स्ट्रेच करेगा, होल्ड करेगा यहाँ पर, वापस इस वाले लेग की तरफ उसको सीधा करेगा। इस तरह से इसके रिपीटेशन अपन को करवाने हैं। केट टू कैमल एक्सरसाइज के अंदर अपन को इस तरह से एक्सरसाइजेस करवानी है, जैसे बचपन में आपने घोड़ा घोड़ा खेला होगा उस तरह की एक्सरसाइज है। इस वाले एक्सरसाइज के अंदर जो पेशेंट का जो हेड है वो भी नीचे की तरफ रहेगा, और इस तरह से पेशेंट को है ऊपर की तरफ उसको फोर्स लगाना है, ऊपर की तरफ उसकी पीठ को इस तरह से करना है। इस वाले के एक्सरसाइज के अंदर उसको अपनी पीठ को नीचे की तरफ करना है। तो इसको अपन केट और कैमल एक्सरसाइजेस कहते हैं।
उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के अंदर जो पेशेंट है ना वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा और ये वो अपने हिप को ऊपर की तरफ करेगा और उसको होल्ड करेगा, फिर उसको रिलैक्स करेगा नीचे, फिर उसको ऊपर करेगा और होल्ड करेगा वो 10 सेकंड के लिए काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसको रिलैक्स करेगा। इस तरह से उसको रिपीटेशन करवाने अपन को 10 to 15 टाइम्स। उसके बाद है नेक एक्सरसाइजेस। नेक एक्सरसाइजेज पेशेंट है ना वो अपने नेक के मूवमेंट करेगा, हेल्ड जो हेड को है उसको टिल्ट करेगा, एक बार राइट साइड टिल्ट करेगा, एक बार लेफ्ट साइड टिल्ट करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल्ट करेगा, आगे की तरफ करेगा, पीछे की तरफ करेगा और साइड में करेगा। तो इस तरह से अपन को इसके भी रिपीटेशन करवा रहे हैं नेक एक्सरसाइज के भी। आपको इस वीडियो के नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।